चलिए तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ जाएंगे ताकि आज की इस कक्षा की हम शुरुआत कर सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपीएसआई और यूपी पुलिस, है ना। सितारे जो होते हैं ना, ये इतने चमकते हैं कि जीवन की जो कायाकल्प है ना, उसको ही बदल देते हैं। सितारे चमकेंगे तो ऐसे चमकेंगे कि जीवन बदल देंगे। आओ जल्दी से जुड़ो क्लास के साथ। और कल हमने क्या पढ़ा था उसका एक बार मैं क्विक रिवीजन आप लोगों के लिए लेकर आऊं। कहां है हमारा कल की क्लास। तो कल की जो क्लास हमारी हुई थी उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। तो कहाँ गई वो क्लास। भोपाल जिला, ये तो 7 बजे होती है, 8 बजे, 7 बजे, ये वाली क्लास है कल की, है ना। हम्म। तो कल हमने बजट की शुरुआत कर ली थी। एनडीपी जीडीपी ये सब भी हमको पढ़ना था, ये भी हमने पढ़ लिया था। और बजट के बारे में हमने बात की थी कि बजट एक फ्रांसीसी शब्द बुजेट से मिलकर के बना है, जो कि जिसका अर्थ होता है लेदर बैग्स। बजट का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। आर्टिकल नंबर 112 केंद्रीय या संघीय बजट से है, जिसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात लिखी गई है। बजट एक अनुमान है, एस्टीमेट है कि सरकार को कहां से पैसा मिलेगा आने वाले साल में, और सरकार कहां कहां पैसा खर्च करेगी। तो सरकार का आगामी वित्तीय वर्ष का एक एस्टीमेट है। एस्टीमेट का मतलब समझते हैं, अनुमान। क्या बोलते हैं इसे, अनुमान बोल देते हैं, अनुमान। ओके। और बजट समवर्ती सूची का विषय है, यह भी याद रखना, मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस पर कानून बना सकती है। सबसे ज्यादा बजट पेश मोरारजी देसाई ने की है, 10 बार। और भारत का पहला बजट जो है वो जेम्स विल्सन के द्वारा फरवरी में पेश किया गया है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के षणमुखम शेट्टी जी, और गणतंत्र भारत का पहला जॉन मथाई। अच्छा, पहली महिला वित्त मंत्री मैंने आपको यहां पर बताई, इंदिरा गांधी। याद रखना है, इंदिरा गांधी बतौर प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्री का काम किया था इन्होंने। और अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण है। मुझे कल एक लड़के ने, शायद पता नहीं किसने कमेंट किया था, मतलब वो किया था जवाब, मतलब वो दिया था, मुझे इंस्टा पे मैसेज किया था, बोले सर ऐसा है। मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर मैंने देखा तो वास्तव में मतलब उसमें जो पॉइंट था वो पॉइंट क्या था, तो कि पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री जो है वो निर्मला सीतारमण है। बाकी पहली महिला वित्त मंत्री ये इंदिरा गांधी है। ये ना मेरे दोस्त था, प्रधानमंत्री प्लस फाइनेंस मिनिस्टर दोनों का रोल इन्होंने निभाया था, है ना। बाकी निर्मला सीतारमण जी जो है वो लगातार 2019 से अभी तक है और 8 बार बजट पास कर चुके हैं, है ना, बजट पारित कर चुके हैं। सरकार का मैंने बताया, ये आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट बनाया जाता है। बजट भविष्य का अनुमान है। सरकार का वित्तीय वर्ष इधर से इधर है। अब याद रखना, मैं वित्तीय वर्ष के बारे में बातचीत करता हूं कि वित्तीय वर्ष क्या चीज है, क्योंकि सवाल तो यहां से भी आ सकता है ना कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो वित्तीय वर्ष के बारे में हम बातचीत करते हैं। हेडिंग डालेंगे वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष, और इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। क्या बोलते हैं इसे, वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर के नाम से आप इसे जानते हैं, वित्तीय वर्ष। और मैंने अभी आपको बताया कि सरकार का जो वित्तीय वर्ष होता है वो कब से कब तक की अवधि के लिए होता है। तो आपको याद रखना है कि सरकार अपना लेखा जोखा किस तारीख से किस तारीख के बीच के लिए करती है। तो 1 अप्रैल से सरकार 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के लिए मेरे साथियों लेखा जोखा करती है। यह सरकार का वित्तीय वर्ष है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। मतलब सरकार इस तिथि के दौरान, इस तिथि के मध्य में सरकार लेखा जोखा करती है, कितना पैसा कहां से आया, कितना पैसा कहां पर गया। ओके, तो ये सरकार का वित्तीय वर्ष है। अब सरकार के वित्तीय वर्ष को 2 टाइप में डिवाइड करके देखा जा सकता है। मान लो आपको एक मैं माना की वाला सवाल कराऊंगा, आज 1 फरवरी, ऐसा मानना है आपको कि आज 1 फरवरी 2000, 1 फरवरी 2000, या फरवरी क्यों माने, आज की बात कर लेते हैं ना। ऐसा क्या है, आज कितनी तारीख है, तो आज है मेरे साथियों, नहीं मानना ही पड़ेगा। आज हमें 1 फरवरी मान लो, 1 फरवरी 2025 है आज, ऐसा मान के चलना थोड़ा सा। मान लो आज 1 फरवरी 2025 है, 1 फरवरी 2025 है आज। क्या है आज, 1 फरवरी 2025, और 1 फरवरी को बजट पेश होता है। तो मेरे साथियों मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जो वित्तीय वर्ष है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक को हम बोलते हैं पिछला वित्तीय वर्ष, पिछला वित्तीय वर्ष, और इसके लिए हमारे पास में शब्द है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के नाम से आप इसे जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर आप इसे कह देते हैं। तो पिछला वित्तीय वर्ष यानी कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एक होता है, और एक होता है आगामी वित्तीय वर्ष। मैंने आपको कल भी बताया कि बजट हमेशा आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बनाया जाता है। ओके, तो क्या लिखेंगे, आगामी वित्तीय वर्ष। आगामी वित्तीय वर्ष, क्या बोलेंगे, आगामी वित्तीय वर्ष, या इसी को अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के नाम से आप इसे जानेंगे। अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। ओके, अगर आज मेरे साथियों 1 फरवरी है, ये मानना है आपको, 1 फरवरी 2025 है, तो बजट हमेशा किसके लिए बनाया जाएगा, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बनाया जाएगा। तो बजट आगामी वित्तीय वर्ष की हम बात करें मेरे साथियों, तो 1 अप्रैल 2025 से, अगर आज 1 फरवरी 2025 है तो आगामी वित्तीय वर्ष का मतलब ये है। रिकॉर्डिंग क्लास है क्या सर जी, हाँ बेटा रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग है, बिल्कुल रिकॉर्डिंग है, बिल्कुल रिकॉर्डिंग है ना। 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के लिए मेरे साथियों, इस समय अवधि के लिए जो बनाया जाएगा उसको बोलते हैं बजट। तो बजट हमेशा आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बनाया जाता है।
बजट किसके लिए बनाया जाता है? आगामी वित्तीय वर्ष के लिए। इसीलिए इसको बजट 2025-26 आप बोलेंगे। बजट जो है वो किसके लिए बनाया जाएगा? तो फाइनेंशियल ईयर 2000, ये एफआई का मतलब फाइनेंशियल ईयर होता है, तो बजट 2025-26 इसको आप कहते हैं। ओके, 2025-26 है। अगली बात, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करेंगे, 1 फरवरी 2025 अगर मान लो है, तो इसका मतलब है कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक का होगा? तो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की जो अवधि है, ये मेरे साथियों प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। और याद रखना है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के लिए हमेशा क्या करते हैं? तो इकोनॉमिक सर्वे जारी किया जाता है। ओके, इसके लिए आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया जाता है, आर्थिक सर्वेक्षण बनाया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे आप इसे बोलते हैं, इकोनॉमिक सर्वे के नाम से आप इसे जानते हैं, इकोनॉमिक सर्वे। क्या बनाया जाता है? इकोनॉमिक सर्वे बनाया जाता है। ओके, वित्तीय गलत लिखते हैं, बड़ी की मात्रा आती है क्या? कोई बात नहीं यार, आगे बात समझ लो। बजट हमेशा आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बनाया जाता है। आगे बात समझ में? चलो भाई अगली बात। अगली बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बजट के अवयव कौन कौन से हैं। बजट के अवयव, एलिमेंट्स। तो बजट के अवयव कौन कौन से हैं? देखो, ये बजट किसका है? सरकार का है। इसलिए इस बजट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना, इसको हम बोलते हैं सरकारी बजट या सार्वजनिक बजट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये सरकार का बजट है। और सरकार किसके लिए बना रही है? जनता के लिए बना रही है, तो इसे सार्वजनिक बजट कह देते हैं। ये जनता के लिए बनाया जाता है, इसीलिए इसे लोक बजट के नाम से भी जाना जाता है। लोक बजट या इसी को पब्लिक बजट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसे? पब्लिक बजट। क्या बोल देते हैं इसे? पब्लिक बजट के नाम से भी आप इसे जानते हैं, क्योंकि सरकार का है ना भाई, सरकार जनता के लिए बना रही है, इसलिए इसको लोक बजट भी बोल देते हैं। ओके, कोई दिक्कत? अब दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बजट में होता क्या है। तो बजट में आय और व्यय का विवरण ही तो है बजट। अनुमानित आय और अनुमानित व्यय, एस्टीमेट इनकम और एस्टीमेट एक्सपेंडिचर है, कि सरकार को इतना पैसा यहां से मिलेगा, यही तो है बजट, और है क्या? ओके, तो याद रखना मेरे साथियों, इसमें सरकार की आय भी होती है, बजट में सरकार की आय और सरकार का व्यय होगा। तो सरकार की जो आय होती है उसी को हम सार्वजनिक आय बोल देते हैं, या इसी को सार्वजनिक प्राप्ति भी बोल देते हैं। ओके, तो सरकार की आय है इसलिए इसको सार्वजनिक आय बोल देते हैं। और इसको अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? पब्लिक इनकम या रिसीट के नाम से आप इसे जानते हैं, रिसीट। पब्लिक इनकम या पब्लिक रिसीट आप इसे बोल सकते हैं। एक तो सरकार की आय, ये अनुमान है कि सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में कहां कहां से पैसा कमाने वाली है, अभी बताता हूं मैं आप लोगों को, है ना। तो आगामी आय होगा, तो इसमें क्या लिखेंगे कि सरकार द्वारा या सरकार को आगामी वित्तीय वर्ष में, अच्छा वित्तीय अब सही लिखूंगा सरकार को आगामी वित्तीय वर्ष, आगामी वित्तीय वर्ष मतलब क्या है? 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक, है ना। तो सरकार को आगामी वित्तीय वर्ष में मिलने वाली कुल अनुमानित आय, ठीक है, तो सरकार को आगामी वित्तीय वर्ष में मिलने वाली कुल अनुमानित आय, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सार्वजनिक आय बोलते हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में मिलने वाली कुल अनुमानित आय। और एक और व्यय होता है जिसे आप लोग किस नाम से जानते हैं? सार्वजनिक व्यय के नाम से जानते हैं, सार्वजनिक व्यय। एक होता है सार्वजनिक व्यय, और सार्वजनिक व्यय भी एक अनुमान ही है कि सरकार कहां कहां खर्च करेगी। तो याद रखना मेरे साथियों, ये भी मैं लिखूंगा कि सरकार का आगामी वित्तीय वर्ष में, सरकार का आगामी वित्तीय वर्ष, आगामी वित्तीय वर्ष में होने वाले कुल व्यय का अनुमान। ओके, तो सरकार अनुमान लगा रही है कि हम कहां कहां पैसा खर्च करने वाले हैं, ठीक है। ओके, अब देखना, ये जो सार्वजनिक आय है इसके दो प्रकार है। सार्वजनिक आय के कितने प्रकार है? दो प्रकार है। सबसे पहला है राजस्व आय, रेवेन्यू इनकम के नाम से आप इसे जानते हैं। और एक है मेरे साथियों पूंजीगत आय, और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कैपिटल इनकम।
ठीक है। और सरकार का जो खर्च है ये भी दो प्रकार का है। सबसे पहला लिखना राजस्व व्यय, और इसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा लिखना पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये सरकार की आय और व्यय के बारे में। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों को कुल मिलाकर के, सुनना मेरी बात को, सरकार का जो बजट है उसे सार्वजनिक बजट के नाम से जानते हैं, इसी को लोक बजट बोल देते हैं। सरकार के बजट में आय और व्यय होता है तो सरकार की आय को सार्वजनिक आय बोल देते हैं, है ना। सविता सिंह कह रहे सर थोड़ा सही से लिखाया करिए जैसे सभी टीचर्स लिखाते हैं। ये सही से नहीं लिखा है क्या? ये बताओ, ये सही से नहीं लिखा है क्या? मैं सविता जी से बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाकी लोगों से भी बात कर रहा हूं। क्या आपको कोई दिक्कत होती है ऐसे लिखने में? मतलब अगर कमी है तो मुझे बताओ, मैं उसको पूरा करूंगा। मुझे लगता है कि मैं सब कुछ लिख देता हूं जो कि नहीं लिखना चाहिए था, पर एक बार मुझे आप बताओ, हो सकता है मैं गलत हूं, क्या ये मैंने ऐसा लिखा तो ये दिक्कत है क्या? बाकी टीचर्स कैसे लिखवाते हैं? मैं एक बार पीडीएफ देख लूंगा बाकी टीचर्स की। ये सही है कि नहीं है मुझे बताओ। जितने भी बोल रहे हैं कि सही है वो रेड कलर का हार्ट भेजें, और जितने बोल रहे हैं गलत है वो मेरे साथियों नो लिखें। सही है ना ये? इसमें क्या मतलब नहीं, अगर गलत होगा आप कमेंट मुझे बताओ कि सर क्या गलत है। सविता जी आप कमेंट करके बताना कि इसमें गलत क्या है, लिखने का तरीका गलत क्या, सही से क्या नहीं लिखा मैंने। अब आप सोच रहे हो कि ये मैं लिखूं और आप इसकी फोटोकॉपी निकाल लो, तो वो तो संभव नहीं है, तो फिर परीक्षा में पास होना भी मुश्किल है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, हो सकता है आपको बुरा लगे इस बात का, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं ऐसे। सविता जी सुनना मेरी बात को, आप मेरी बहन है और मेरे को कोई गुस्सा भी नहीं आ रहा है। मैं तो इसलिए आपको ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि अगर हर एक शब्द से आप केवल पढ़ के परीक्षा पास हो सकते हो तो इकोनॉमिक्स में नहीं हो सकता, टेक्निकल विषय ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स इनमें तो नहीं हो सकता। ठीक है, इनमें तो बड़ी समस्या आएगी आपको। ओके है ना? ये सही है। चलो, मैं अपने नोट्स थोड़ी ना बना के आपके लिए नोट्स थोड़ी बनाऊंगा यहाँ पर, फिर भी मैं कोशिश किया हूं कि हर एक पॉइंट लिखूं। आप अपने नोट्स बनाइए। अगली बात, अब देखो सरकार के आय और सरकार का व्यय। अब हम सरकार की आय के बारे में बात करते हैं और सरकार के व्यय के बारे में। देखो जरा, ये मैं आप लोगों के लिए इंडियन बजट की वेबसाइट पर चला जाता हूं। अब यहां पर देखना मेरे साथियों, इंडियन बजट की मैं बात करूं, देखना ये भारत सरकार का बजट है, ये बजट का सार है। मैं आपको डायरेक्ट यहां पर ले जाता हूं कि सरकार को पैसा कहां कहां से मिलता है। ये सरकार की इनकम का एक वो है, क्या है मेरे साथियों, सरकार की इनकम के बारे में बताया गया है कि सरकार को पैसा कहां कहां से मिलेगा। तो ये इतनी सारी जगह है जहां से सरकार को पैसा मिलता है। ओके, तो कहां कहां से सरकार को पैसा मिलेगा ये यहां पर बताया गया है। ओके, ये सरकार ये बताया गया कि सरकार को पैसा कहां कहां से मिलेगा। वैसे ही सरकार कहां कहां पैसा खर्च करेगी वो इसके अंदर है। अभी दोनों बताऊंगा कि सरकार कहां कहां पैसा खर्च करेगी, कहां कहां से सरकार को पैसा मिलेगा। देखना, मैं अगले पेज पर लेता हूं कि सरकार को कहां कहां से पैसा मिलता है, वो जरा देखना। कहां गया इनकम, ये रहा इनकम, कि सरकार को पैसा कहां कहां से मिलता है। या इसको हम बोलते हैं सार्वजनिक आय, या प्राप्तियां भी आप इसे बोल सकते हैं, कि सरकार को कहां कहां से पैसा मिलने वाला है। देखो मैं बताता हूं सरकार को कहां कहां से पैसा मिलने वाला है। सरकार को उधारी से पैसा मिलेगा 24 पैसा। मतलब अगर 1 रुपया सरकार की इनकम है, टोटल इनकम 1 रुपया है, तो सरकार को 1 रुपए में से कितना कितना पैसा कहां कहां से मिलेगा वो आपको मैं बताता हूं, है ना। कितना कितना पैसा कहां कहां से मिलेगा, तो सबसे ज्यादा पैसा सरकार को उधारी से मिलने वाला है। तो मेरे साथियों सर्वाधिक पैसा सरकार को कहां से मिलेगा, उधारी से। ये लिखा हुआ है बोरोविंग, बोरोविंग का मतलब है उधारी, उधारी एवं अन्य देयता। सरकार को इससे कितना पैसा मिलेगा, 24% पैसा मिलेगा। अगर 1 रुपया सरकार की टोटल इनकम है तो इसका 24 पैसा जो है वो सरकार को उधारी से मिलता है। सबसे ज्यादा पैसा सरकार को उधारी से मिलता है। ये यहीं पे लिखा हुआ है कि बोरोविंग एंड अदर लाइबिलिटीज, इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा पैसा 24 पैसा, 1 रुपए में से 24 पैसा सरकार को यहां से मिलता है। ओके, दूसरी बात मेरे साथियों, यहां पर आप देखेंगे इसके अलावा है 22 पैसा, सरकार को 22 पैसा इनकम टैक्स से मिलता है। तो दूसरा सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है इनकम टैक्स, आयकर। आयकर, और आयकर से कितना मिलता है, 22 पैसा मिलता है। मतलब अगर 100% मान लें इसको तो 22% इनकम यहां से। ओके, तीसरा मेरे साथियों, तीसरा उसके अलावा और क्या कहां लिखा है, 17 पैसा, 18 पैसा, 9 पैसा, 1 पैसा। तो देखो 18 पैसा सरकार को मिलता है जीएसटी से और अदर टैक्सेस से। तो जीएसटी एवं अन्य कर, सरकार की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स उधारी है, उधार लेके सरकार घी पी रही है, ये समझ लेना। दूसरा इनकम टैक्स है 22%, और जीएसटी से कितना मिलता है, तो जीएसटी से मिलता है 18% पैसा, या 1 रुपए में से 18 पैसा जीएसटी से मिलता है सरकार को। इसके अलावा कारपोरेशन टैक्स, चौथी सबसे बड़ी इनकम का सोर्स है निगम कर, निगम को हम बोलते हैं कारपोरेशन टैक्स, और यहां से कितना मिलता है, 17% पैसा मिलता है, 17 पैसा मिलता है।
70 पैसा, 1 रुपए का 17% हिस्सा जो है वो यहां से मिलता है। अभी बताऊंगा, ज्ञानेंद्र कुमार जी पूछ रहे बोरोविंग कहां से करता है, किससे करता है, सब बताऊंगा, है ना। उसके अलावा हम बात करें तो नॉन टैक्स रिसिप्ट, गैर कर राजस्व, जैसे पेनल्टी है ना और ये सब, इससे कितना मिलता है मेरे साथियों, गैर कर प्राप्ति या गैर कर आय बोल देते हैं इसे, इससे मिलता है 9% पैसा, 9% पैसा मिलता है ना। इसके अलावा हम बात करें तो 9 के बाद में फिर क्या आएगा, हाँ ये यूनियन एक्साइज ड्यूटी, छठी सबसे बड़ी इनकम का सोर्स क्या है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, और इससे कितना पैसा मिलता है, 5% पैसा मिलता है। और फिर मेरे साथियों कस्टम्स, कस्टम से 4% पैसा, कस्टम्स इससे कितना मिलता है 4%। और कस्टम्स भी हो गया, हाँ एक बचा हुआ है आपका नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीट, है ना, इससे 1% पैसा। कैपिटल रिसीट का मतलब है पूंजीगत प्राप्तियां, तो लिखेंगे गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां, हिंदी में बोलते हैं गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां, और इससे कितना परसेंट पैसा मिलता है, 1% पैसा मिलता है, 1%। ओके, तो ये सरकार की इनकम का सोर्स है। सवाल आ सकता है सीक्वेंस से लिखाया करें, आई रिक्वेस्ट टू यू, बिकॉज नोट्स बनाने में समझ नहीं आता, ये सीक्वेंस ही है, मैंने तो ढूंढ ढूंढ के लिखा है, ये सीक्वेंस है। सरकार को सबसे ज्यादा पैसा उधारी से मिलता है, 1 रुपए का 24% हिस्सा, या सरकार जितना भी पैसा कमाती है उसका 24% उसको उधारी से मिलता है। और एक बच्चे का, ज्ञानेंद्र भाई का सवाल था कि सर उधारी कहां से लेती है, उधारी वो आरबीआई से लेती है, जनता से लेती है, इसके अलावा वो विदेशों से ले सकती है, अमेरिका, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली, या फिर मेरे साथियों आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनसे भी ले सकती है उधारी। आ गई बात समझ में, उनसे भी ले सकती है उधारी, ऐसा क्या है। ओके, हाँ इसको भी लिखना है और इसको भी लिखना है, मतलब ये लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या एक पेज छोड़ दो, आधा पेज, ताकि आपको पता चल जाए, या नहीं छोड़ना चाह रहे तो आप केवल इतना लिख लो कि सरकार की सार्वजनिक आय या सार्वजनिक प्राप्ति, और फिर ये लिख लो सारा, केवल यही लिख लो, अगर ये डायग्राम नहीं बनाना चाह रहे हो तो आप यही लिख लो केवल। तो सरकार को यहां से पैसा मिलता है, आ गई बात समझ में। तो सरकार की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स उधारी है, दूसरे नंबर पर इनकम टैक्स है, तीसरे नंबर पर जीएसटी, चौथे नंबर पर कारपोरेशन टैक्स, पांचवें पर नॉन टैक्स रेवेन्यू है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 5% पैसा मिलता है, कस्टम से 4%, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीव से 1% पैसा मिलता है, हो गया टोटल 100। ठीक है, ओके चलो। अब सरकार पैसा कहां पर खर्च करती है, तो सरकार का सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक व्यय, सरकार कहां कहां पैसा खर्च करेगी, है ना, इसको बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। सरकार अनुमान लगा रही है कि सरकार कहां कहां कितना कितना पैसा खर्च करेगी, और सरकार ने अनुमान लगाया कि सरकार को कहां कहां से कितना पैसा मिलने वाला है, ये सरकार का अनुमान है। देखो अब ये अनुमान सरकार का व्यय का मैं लगा रहा हूं कि सरकार को कहां कहां से पैसा जो है, सरकार कहां कहां पैसा जो है वो खर्च करने वाली है। तो आ जाओ जरा इसके अंदर देखना सरकार कहां कहां पैसा खर्च करने वाली है। तो सरकार सबसे ज्यादा पैसा कहां पर खर्च करेगी अभी बताता हूं, देखना आप लोगों के लिए। चलो ये मैग्नीफायर हम ऑन कर लेते हैं। उनसे नजरे क्या मिली रोशन फिजाए हो गई, देखना ये लिखा हुआ है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, केंद्र प्रायोजित योजना, नहीं सेंट्रल सेक्टर स्कीम एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस एंड मेजर सब्सिडीज। एक्सक्लूडिंग का मतलब है बाहर करना। कुल मिला के ये पूछा गया है केंद्रीय क्षेत्र की जो योजना है, केंद्र सरकार जो योजना चला रही है, केंद्रीय क्षेत्र की जो योजना है ना, कस्टम्स का जवाब दो। कस्टम 4% है ना, बताया ना। अरे कस्टम क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा, चिंता मत करो। वो टैक्स वाले टॉपिक में मैं बताऊंगा यार, भरोसा रखो तो सही, हर एक चीज बताऊंगा। अभी फिलहाल ये देखो कि सरकार सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, केंद्रीय क्षेत्र की जो योजना है उसके लिए कितना खर्च करेगी, 16% या 16 पैसा खर्च करेगी। दूसरा देखो सरकार सबसे ज्यादा ब्याज, सबसे ज्यादा क्या करती है, उधार लेती है ना, 24% पैसा उधारी से मिलता है ना सरकार को। अब देखना जरा, सरकार सबसे ज्यादा उधारी लेकर के पैसा कमाती है ना, तो सरकार इंटरेस्ट पेमेंट, उसका ब्याज कौन तेरा, मतलब सॉरी ऐसे नहीं, मुझे वो आशीष चंचलानी की वीडियो याद आ गई थी, बिजली का बिल कौन तेरा बाप भरेगा, वैसे ही सरकार ने उधार लिया तो सरकार ही तो ऋण, उसका ब्याज देगी ना, इंटरेस्ट पेमेंट। तो सरकार का 20% पैसा जो है वो ब्याज देने में चला जाता है, वो ब्याज देने में चला जाता है। ठीक है, सरकार रक्षा में कितना खर्च करती है, 8% पैसा। सरकार सब्सिडी में कितना खर्च करती है, 6% पैसा, मेजर सब्सिडी 6% पैसा खर्च करती है। ठीक है, सरकार फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर, वित्त आयोग को और जितने भी मेरे साथियों हस्तांतरण है उसमें कितना पैसा खर्च करती है, 8%। डिफेंस पर भी खर्च करेगी 8%, और फाइनेंस कमीशन को और अदर जो हमारे ट्रांसफर्स है उसमें भी 8% पैसा खर्च करेगी। ठीक है, अगली बात, सरकार मेरे साथियों स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस, मतलब राज्यों के जो शेयर है टैक्स में और ड्यूटीज में, वो 22% पैसा सरकार वहां पर खर्च करेगी। सरकार पेंशन में 4% पैसा खर्च करेगी, है ना। और सरकार मेरे साथियों अदर्स एक्सपेंडिचर 8% पैसा। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, केंद्र प्रायोजित योजना, मनरेगा, मनरेगा जैसी जो योजना है ना उसको बोलते हैं केंद्र प्रायोजित योजना, उसमें सरकार 8% पैसा खर्च करेगी। तो सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर, आओ अब मैंने आपको बता दिया, अब मैं लिखाता हूं कि सरकार सबसे ज्यादा पैसा कहां पर खर्च करेगी। देखो सबसे ज्यादा तो ये 22% लगा मुझे, इसके अलावा तो कोई नहीं है, तो याद रखना 22% पैसा सरकार खर्च करेगी स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, है ना। ड्यूटीज को शुल्क बोल देते हैं हिंदी में, तो हम लिखेंगे राज्यों की करों में भागीदारी और ड्यूटीज, तो लिखेंगे हिंदी में लिख दूं, राज्यों की करों में भागीदारी,
और शुल्क में कितना पैसा खर्च करेगी? 22%, 22% पैसा खर्च करेगी, है ना। इसके अलावा देखेंगे 22 के बाद में और कौन है इससे थोड़ा छोटा है, 20%, और ये 20% है इंटरेस्ट पेमेंट में। दूसरा सबसे बड़ा खर्च है मेरे साथियों ब्याज अदायगी में। ब्याज अदायगी मतलब ब्याज देने में ही तो सबसे ज्यादा उधार ले लेती है तो ब्याज भी तो देना पड़ेगा ना, है ना। तो लिखेंगे ब्याज अदायगी, इसमें कितना पैसा? 20% पैसा। ब्याज अदायगी में कितना? 20% पैसा खर्च करेगी। बीस परसेंट पैसा। तीसरा 20 के बाद में फिर क्या है? 16। 16% पैसा जो है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में, केंद्रीय केंद्रीय क्षेत्र की योजना, इसमें ये 16% पैसा खर्च करेगी। फिर मेरे साथियों और कहां है? 16 हो गया, ठीक है भाई। अब तो 8 8 है, 4 है, 8 है, 8 है, ओके। अब ध्यान रखना ये डिफेंस पर कितना खर्च करेगी? रक्षा पर 8% पैसा खर्च करेगी, ये डिफेंस। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर, वित्त आयोग एवं अन्य हस्तांतरण, इसके लिए कितना खर्च करेगी? 8% पैसा खर्च करेगी। और 8% ये केंद्रीय प्रायोजित योजना पर भी करेगी और दूसरा एक्सपेंडिचर भी करेगी। तो केंद्रीय प्रायोजित योजना, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बोलते हैं, केंद्रीय प्रायोजित योजना, इसके ऊपर कितना पैसा खर्च करेगी? 8%। पेंशन में कितना करेगी? आप खास खास लिख लो, पेंशन में 4%, पेंशन में कितना करेगी? 4%। और सब्सिडी पर कितना करेगी? 6%, आठवां सब्सिडी सहाय की, इसमें करेगी 6%। ओके, बस इतना ही लिखो। अगर सवाल यह पूछा जाए कि सरकार का वित्तीय वर्ष 2025-26 में सबसे ज्यादा खर्च का अनुमान किसमें है? भाई साहब राज्यों में करों की भागीदारी और शुल्क में है। उसके बाद दूसरा है ब्याज भुगतान में। सर ये परसेंटेज फिक्स होता है? विकास भाई ये अनुमान है, अनुमान कि सरकार यहां यहां पैसा खर्च करेगी, अनुमान। इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, ऐसा क्या है? नहीं खर्च कर पाए तो ये सरकार के सार्वजनिक व्यय के बारे में मैंने बताया। ओके, आ गई मेरे दोस्त बात समझ में, है ना। अब हम सार्वजनिक आय के दो प्रकार मैंने बताए थे, राजस्व आय और पूंजीगत आय, दोनों को पढ़ लेते हैं। सर जी सब कुछ यहां पर याद हो रहा है तो और कहां होगा याद? मामा जी के घर, मामा जी का घर। एक किस्सा सुनाता हूं आपको। हमारे मध्य प्रदेश में मामा जी किसको बोलते पता है आपको? शिवराज सिंह चौहान को। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान कृषि मंत्री। क्या गजब का आदमी है यार, वो किसी भी पार्टी से हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, पर क्या गजब का व्यक्ति है यार, बहुत व्यक्ति खतरनाक व्यक्ति है। मतलब मैं तारीफ के सेंस में बोल रहा हूं, बहुत अच्छा व्यक्ति है। भले कुछ भी हो विचारधारा वो सब, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मेरे को इस बात से मतलब है कि किसानों के लिए हमेशा आगे, विद्यार्थियों के लिए हमेशा आगे, युवाओं के लिए हमेशा आगे, और काम करने की जो कला है ना वो तो गजब की है भाई साहब, गजब की भाई साहब। तो वो जब सीएम पद से इस्तीफा इस्तीफा तो क्या, सीएम पद जब नहीं रहा उनके पास में, तो श्यामला हिल्स में जो सीएम निवास है वो खाली करना पड़ा। तो नई जगह कहां रहेंगे? तो भोपाल में उन्होंने एक नई जगह, एक नया घर लिया और वहां पे लिखा मामा जी का घर, है ना। भांजे कभी भी आ जाओ, मामा जी का घर है। मुझे व्यक्तित्व, उनका व्यक्तित्व अच्छा लगता है। खैर, है ना, समझ में आई बात। सर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को किसी ने थप्पड़ मार दिया, गलत किया, बहुत गलत किया, नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी में चूक हुई है, ठीक है। चलो एक बात बताओ, मोहन जी अच्छे क्या? भाई बहुत अच्छे हैं, उज्जैन सही है, और क्या बोलूं, है ना। अब एक बात बताओ कि यहां तक की बातें समझ में आ गई आप लोगों को? जल्दी से एक बार बता दो मुझे, अगर आ गई हो तो एक बार प्यारा सा रेड कलर का हार्ट भेज दो कि हाँ सर यहां तक की बातें समझ में आ गई, प्लीज, ताकि हम आगे की बात कर पाए। बताओ भाई, जल्दी बताएंगे। उनसे नजरे क्या मिली रोशन, बताओ बताओ बताओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, किसका बर्थडे है? यार एक बात बोलूं, आप ना ये कमेंट मत करा करो कि सर मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो, मेरे को बहुत बेकार लगता है, सही में, ये मत करा करो। मजा आ रहा है पढ़ने में ना, बस ऐसे ही आराम, अरे एक दो लेक्चर ज्यादा लग जाए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो इस बात से फर्क पड़ता है कि आपको समझ में आना चाहिए, तो ही तो मजा है। सर 92 ही हुआ है, 8% कहां हुआ? अदर, अदर में हुआ ना, 8% अन्य खर्च में हुआ, लिखा हुआ है इसके अंदर, ये लिखा हुआ देखो, 8% अदर एक्सपेंडिचर, अन्य खर्च में 8% है, यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है। ओके ठीक है, सरकार ऐसा थोड़ी ना सवाल आएगी कि सवाल करेगी वो कि बताओ और कहां खर्च है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। चलो प्रियांशु ने कह दिया आप टाइम पास मत करो, आ जाओ जल्दी से नहीं तो महाभियोग लग जाएगा मेरे ऊपर भी। महाभियोग समझते हैं ना, पॉलिटी में लगता है। देखो अब हम अगली बात करते हैं, और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि सरकार की जो आय है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया करके देखा गया है। तो हेडिंग डालेंगे सार्वजनिक आय के प्रकार, सार्वजनिक आय के प्रकार, क्या बोलते हैं इसे? सार्वजनिक आय के प्रकार, सार्वजनिक आय के प्रकार।
कितने प्रकार होते हैं? मैंने अभी आपको बताया सार्वजनिक आय के कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? तो राजस्व आय, और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं? तो पूंजीगत आय। है ना? तो एक हम लिखेंगे राजस्व आय, सार्वजनिक आय के प्रकार, इसको हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ पब्लिक इनकम। सार्वजनिक आय के प्रकार आप इसे कहते हैं। सार्वजनिक आय के प्रकार 2 प्रकार के। सबसे पहला प्रकार कौन सा है? तो सबसे पहला प्रकार है राजस्व आय। राजस्व आय, या इसी को राजस्व प्राप्ति भी बोल देते हैं। तो राजस्व आय या राजस्व प्राप्ति आप इसे कह देते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेवेन्यू इनकम। रेवेन्यू इनकम क्या बोलेंगे इसे? रेवेन्यू इनकम के नाम से आप इसे जानेंगे, है ना? रेवेन्यू इनकम के नाम से आप इसे जानेंगे। तो पहले इसको पढ़ लें, उसके बाद में दूसरा प्रकार को पढ़ेंगे। देखो ये कैसी इनकम होती है। तो इसमें लिखेंगे सरकार की ऐसी आय, सरकार की ऐसी आय, सरकार की ऐसी आय जिससे 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 न तो सरकार की संपत्ति में, रख दो सर, ये वही है क्या? सरकार की ऐसी आय जिससे न तो सरकार की संपत्ति में कमी हो और सरकार को पैसा भी मिल जाए। तो सरकार की ऐसी आय जिससे न तो सरकार की संपत्ति में कमी हो और न ही सरकार के ऋण में वृद्धि हो। देखो मैं खुद समझता हूं कि ऐसी परिभाषाओं में आप उलझेंगे तो मजा नहीं आएगा। उदाहरण से आप समझें तो आपको और ही अच्छे से समझ में आएगी। देखो अगर मुझे पैसा चाहिए, मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं, इससे शायद चीजें आपको समझ में आए। अगर मुझे पैसा चाहिए, अगर मुझे पैसा कमाना है, या मुझे किसी कारण से पैसों की आवश्यकता है, तो मैं 2 तरीके से पैसा कमा सकता हूं। पहला मेरा तरीका यह है, वो राजस्व आय है या राजस्व प्राप्ति, और दूसरा है पूंजीगत प्राप्ति। अब आपको यह समझना है कि मेरे पास में 5 हेक्टेयर जमीन है। कितना हेक्टेयर जमीन है? 5 हेक्टेयर। अगर मुझे पैसा चाहिए तो मेरे पास एक ऑप्शन यह है कि मैं इस 5 हेक्टेयर जमीन में से 2 हेक्टेयर जमीन बेच दूं। क्या कर दूं? इसको सेल कर दूं। अगर मैं इसको बेचूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? पैसा मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। या तो एक तरीका ये, मतलब मेरी संपत्ति है, ये मेरी असेट्स है, इस असेट्स में कमी करके मैं क्या कर सकता हूं? पैसा कमा सकता हूं। बोले हाँ सर, एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये है कि मैं अपने दोस्तों से उधार ले लूं, ऋण ले लूं, कर्ज ले लूं, जो भी आप कहें, ये भी तरीका है, और इससे भी मेरे पास पैसा आ जाएगा। ये 2 तरीके हैं मेरे पास में पैसा कमाने के। ठीक है, 2 तरीके। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो राजस्व आय है उसमें 2 बिंदु आपको याद रखने हैं। दोनों बिंदु याद रखने हैं। पहला बिंदु क्या है? पहला बिंदु तो यह है मेरे साथियों कि सरकार की जो असेट है, मतलब सरकार को पैसा भी मिल जाए और सरकार की जो असेट है वो भी कम ना हो। और दूसरा बिंदु यह है कि सरकार का जो लोन है या सरकार की जो कर्ज है वो भी मेरे साथियों ना बढ़े। तो हम दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इसके एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल में लेता हूं टैक्स। मुझे बताओ, आप लोग टैक्स देते हैं, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, मैं भी टैक्स देता हूं, चाहे वो इनकम टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, किसी भी प्रकार का टैक्स हो। अगर मैं पैसा अपनी जेब से सरकार की जेब में दे रहा हूं या सरकार को पैसा दे रहा हूं तो उससे क्या होगा? क्या मेरे टैक्स देने से सरकार की संपत्ति में किसी प्रकार की कोई कमी होगी क्या? बताओ, क्या मेरे टैक्स देने से सरकार की संपत्ति कम होगी क्या? नहीं होगी ना। मेरी जेब से पैसा सरकार की जेब में जा रहा है तो सरकार की संपत्ति कम कैसे हुई? सरकार की संपत्ति तो बढ़ेगी। तो पहली वाली शर्त हो गई कि नहीं हो गई पूरी? बोले हाँ सर हो गई। क्या मेरे टैक्स देने से सरकार के ऋण में किसी प्रकार की कोई वृद्धि हुई क्या? नहीं हुई। इसका मतलब है कि ये जो टैक्स से सरकार को मिलने वाला पैसा है वो सरकार की कैसी इनकम है? तो सरकार की मेरे दोस्त राजस्व आय है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू इनकम बोलते हैं। मैं जा रहा था रास्ते में, और रास्ते में जा रहा था, रॉन्ग साइड जा रहा था। मेरे एक परिचित मिल गए, चाय पी रहे थे वो। उन्होंने कहा अरे, मैंने से रुको। मैंने कहा हाँ बोलो। अरे बोला आ जाओ चाय पी लो। मैंने कहा यार रॉन्ग साइड में गाड़ी है। तो बोले अरे आ जाओ यार 2 मिनट लगेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं उतर के गाड़ी साइड में लगाया और चाय पीने चला गया। इतनी ही देर में मामा जी आ गए वहां। मामा जी मतलब पुलिस वाले, और मेरी गाड़ी का लिखा पढ़ी कर रहे हैं, गाड़ी नंबर लिख रहे हैं, सब लिख रहे हैं। और जैसे ही मैं आया उन्होंने मुझे चालान पकड़ा दिया कि ये लो साहब 500 रुपए का जुर्माना भर दो, रॉन्ग साइड आप गाड़ी चला रहे हो या रॉन्ग साइड आपने पार्किंग कर रखी है। तो पेनल्टी से ये जो चालान है, जो जुर्माना है, पेनल्टी जो है, इससे जो सरकार को पैसा मिला, क्या उस पैसे से या वो जो पैसा मिला पेनल्टी से, क्या उससे सरकार की संपत्ति या सरकार की असेट्स में कमी हुई क्या? भाई सरकार के पास में सरकार का खजाना और बढ़ा, कमी कहां से हुई? क्या मेरे चालान देने से मैंने जो पेनल्टी सरकार को पे करी, क्या उससे सरकार का लोन बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा। इसलिए मेरे दोस्त, जो पेनल्टी से मिलने वाला पैसा है, पेनल्टी का मतलब चालान भी होता है, वो सरकार की कैसी इनकम है? तो याद रखना वो सरकार की राजस्व आय है, रेवेन्यू इनकम है। ओके, इसके अलावा मैं बात करता हूं मेरे साथियों, तो सरकार के जो सरकारी उपक्रम है, जैसे बीएसएनएल, एलआईसी, रेलवे, ये सब सरकार के सरकारी उपक्रम है जिन पर सरकार की हिस्सेदारी है। एलआईसी, अगर सरकार इनसे लाभ कमा ले
बेनिफिट भाई सरकार की संस्था है तो सरकार को लाभ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो पीएसयू इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट, या इन्हीं को सरकारी उपक्रम के नाम से भी जानते हैं। सरकारी उपक्रम से मिलने वाला लाभ, सरकारी उपक्रम से मिलने वाला लाभ, जो सरकारी उपक्रम होते हैं ना, एलआईसी, बीएसएनएल, एमटीएनएल, ये सब चीजें, इनसे अगर सरकार को पैसा मिलता है तो इससे सरकार की संपत्ति में कोई कमी नहीं होती है, उल्टी संपत्ति बढ़ती है। दूसरा, इनसे सरकार के ऋण में भी किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं होती, तो ये भी इसी का उदाहरण है। इसके अलावा मेरे दोस्त याद रखेंगे ब्याज प्राप्ति। भाई भारत सरकार ने कभी मान लो विदेशों को लोन दिया होगा, हालांकि कहां इसकी किस्मत है, देखो सबसे ज्यादा तो लोन ले रही है सरकार, बोरोइंग 24% पैसा उधारी से कमा रही है। आ गई बात समझ में? तो ये बात आपको यहां पर याद रखना है। तो ब्याज प्राप्ति, मान लो कभी लोन दिया, अमेरिका को दे दिया, मान लो, ऐसा अनुमान ही लगा सकते हैं खाली हम, तो अमेरिका को लोन दिया या पैसा दिया, अमेरिका हर साल उसका ब्याज भेजते रहता है, तो ब्याज प्राप्त करने से क्या सरकार की संपत्ति कम हो रही है? क्या नहीं हो रही है? क्या ब्याज प्राप्त करने से सरकार का ऋण बढ़ रहा है? क्या नहीं बढ़ रहा है? इसका मतलब ये भी कैसी इनकम है, तो ये भी मेरे साथियों राजस्व आय है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, अब शेष वार्ता आप लोगों से हम करेंगे कल, ठीक है? तो अब आपकी जो क्लास है वो कल होगी, ठीक है? चलो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा आपसे करेंगे कल। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल। कैसी लगी आपको क्लास जरूर कमेंट करके बताइएगा, है ना? इसको पढ़ के आना, कल तभी समझ में आएगा आगे की चीजें। चलिए शुक्रिया।